नमस्कार भारत। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एक सेल का ओवरव्यू कि एक टाइपिकल सेल है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। बिल्कुल ओवरव्यू की बात करेंगे, सेल्स का साइज देखेंगे, सेल का शेप देखेंगे। तो जो एक टाइपिकल प्लांट सेल होता है वो होता है आपका ऑनियन पिल सेल, यानी ये जो प्याज को अपन ऐसे ऊपर से पिल ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट मेम्ब्रेन निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑनियन पिल बोलते हैं। और उस पे जो स्टडीज हुए हैं वो ही सारे प्लांट सेल्स पे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका आउटर बाउंड्री होता है वो होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। बाहर क्या होता है सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये आपकी प्लांट सेल का टाइपिकल स्ट्रक्चर है। और टाइपिकल एनिमल सेल है वो आपके ह्यूमन चिक्स का सेल होता है, जिसके अंदर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स है, यानी उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो उसको लिमिट कर रही है, सेल को स्ट्रक्चर दे रही है, बाउंड्री बना रही है, वो होता है उसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट सेल वॉल है और उसके अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल सेल के अंदर बस एक आउटर मोस्ट थिन लेयर है, जैसा कि आपको स्वान ने बताया था, वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आपका टाइपिकल प्लांट सेल है वो ओनियन पिल सेल है, और टाइपिकल एनिमल सेल है वो आपका ह्यूमन चिक सेल है। और आपका जो टाइपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है वो आप मुझे बताएंगे कहीं वो बैक्टीरिया तो नहीं है? हाँ, बैक्टीरिया ही है। अब चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है भैया। और साइटोप्लाज्म में नीट 2010 में इसका क्वेश्चन पूछा था। जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नीट 2010 में पूछा था। क्या क्वेश्चन था कि एक सेल का वो मेन एरिया क्या है, वो मेन स्पेस क्या है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं। तो एक सेल का जो मेजर साइट है, जो मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, वो होता है उसका साइटोप्लाज्म। और वो किसी भी सेल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यानी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कोई भी हो। उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो मेन एरिया है जहाँ पे वो होते हैं वो है आपका साइटोप्लाज्म। नीट 2010 में पूछा था बबुआ, याद रखना, याद रखना। और दूसरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर उसका एक रेगुलेटिंग सेंटर होगा, यानी जैसे आपका रेगुलेटिंग सेंटर आपका खोपड़िया है, वैसे सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस होता है। तो हर सेल के अंदर उसका कंट्रोल सेंटर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो डेंसली पैक्ड होती है। ठीक है, सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे ना, तो सेंटर में गाढ़ा गाढ़ा सा डेंस सा मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर दिखता है, जो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल यानी आपका डीएनए होता है। ये भैया कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेन होते हैं। ठीक है, क्रोमा का मतलब पिगमेंट होता है, सोम का मतलब बॉडी होता है, यानी ये पिगमेंट को अटेन करने वाले बॉडीज होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी इनका डीएनए होता है। और डीएनए है वो जीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हर एक फंक्शन को, हर एक सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आया बात समझ में? आगे, अब आपके जो सेल्स हैं वो हैं टू टाइप्स के, दो तरह के सेल हैं, न्यूक्लियस के अब्सेंस और न्यूक्लियस के परजेंस के बेसिस पे। न्यूक्लियस अब्सेंट है या परजेंट है, उस बिहेव पे अपने सेल्स हैं वो दो तरह के हैं। पहला आपका यूकेरियोटिक सेल, और दूसरा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। भैया आपका जो यूकेरियोटिक सेल है इसमें जो यू वर्ड है, यू का मतलब होता है आपका डेवलप्ड, और कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर एक डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो क्या है? आपका यूकेरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो ये कैसा आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है,
और आपके यूकेरियोटिक सेल में बस आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो नाम से पता चल गया हमें, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो भैया ये डेवलप्ड सेल है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक हैं वो प्रिमिटिव सेल्स हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। ठीक है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना भैया, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकेरियोटिक सेल में भी होता है, और यहाँ तक कि ये यूकेरियोटिक सेल के तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, राइबोसोम है वो आपके प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकेरियोट्स में भी है, इवन यूकेरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। आया बात समझ में? अभी एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके जो सेल्स हैं ये साइज, शेप और अपने एक्टिविटीज में काफी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, शेप में, साइज में और एक्टिविटीज में सेल हैं वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं सेल के साइज की। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो आपका है माइकोप्लाज्मा, जिसको अपन पीपीएलओ ग्रुप में डाल रखे हैं। पीपीएलओ एक ना एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये डिजीज कोज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये आपका माइकोप्लाज्मा है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव करता है। इसके अंदर सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है। भैया ध्यान रखना, ये एक अकेला प्रोकैरियोट है जिसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट है, बाकी दुनिया के सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये रेस्पिरेशन है वो एनेरोबिक करता है, यानी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है, बिना O2 के रेस्पिरेशन करता है। और ससुरा प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिजीज करता है, प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज करता है। और इसकी जो साइज है भैया, इसकी जो साइज है कितनी है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 0.3 माइक्रोमीटर का इसका साइज है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस का साइज। तो वायरस का साइज इससे भी छोटा है, लेकिन वायरस है वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक है। लिविंग स्मॉलेस्ट इंटाइटी है वो आपका माइकोप्लाज्मा ही है। अब बात करते हैं वायरस की, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक। अब माइक्रोमीटर जानते हो कितना होता है, 1 मीटर है मान लो, 1 मीटर के मैं अगर इतने टुकड़े कर दूं, इतने यानी 1 लाख टुकड़े कर दूं, तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो 1 माइक्रोमीटर होगा। 1 मीटर का 1 लाख टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा कितना है, माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो ये साइज है। टाइपिकल बैक्टीरिया है, इसका जो साइज है मिनिमम 1 से 2 माइक्रोमीटर, तो मैक्सिमम 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। आपका ह्यूमन आरबीसी है, उसका है वो 7.5 माइक्रोन मेडिकल की बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी माता ने आपको 7 माइक्रोन बताया है, तो आप 7 माइक्रोन ही याद रखेंगे। ठीक है, फिर एक टाइपिकल एनिमल सेल की बात करें कि इसका साइज कितना होता है, तो एनिमल सेल का साइज है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर एवरेज होता है। लगभग सारे सेल्स इसी रेंज में आ जाते हैं, लेकिन कुछ सेल्स हैं वो इस साइज से कई गुना बड़े हैं, तो कुछ सेल इससे काफी छोटे भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्लांट्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल की। तो आपका जो बोहीमेरिया नीविया सेल है, यानी आपका रेमी फाइबर है, इस प्लांट्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल है। साइज तो देखो बबुआ, इसकी साइज है इसकी 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 सेंटीमीटर। और लार्जेस्ट प्लांट सेल है वो है एसिटाबुलेरिया। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन है, एसिटाबुलेरिया, और इसकी साइज है 10 सेंटीमीटर। अब ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस समझना, लॉन्गेस्ट ये होता है, लार्जेस्ट ये होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं अपन लार्जेस्ट एनिमल सेल का। तो जो लार्जेस्ट एनिमल सेल है वो आपके ऑस्ट्रिच एग का सेल, अंडे का सेल, और ये 17 × 11 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 17 × 11 सेंटीमीटर। भाई सोच के देखो कितना बड़ा है, मेरे टेबल पे आ जाए पूरा, इतना बड़ा है। न्यूरॉन है, न्यूरॉन आपके
एनिमल्स का लॉन्गेस्ट सेल है, एनिमल्स का लॉन्गेस्ट सेल है, और लेंथ होती है इसकी 90 सेंटीमीटर। भाई ये 1 मीटर तक का हो सकता है सबसे लंबा, ठीक है। और स्पर्म सेल है वो ह्यूमंस का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। स्पर्म है वो आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जिसकी साइज है वो 5 माइक्रोन होती है, ठीक है। और जो ओवम सेल है, एग सेल है फीमेल्स में, वो आपका लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमंस का, और वो 100 से 120 माइक्रोमीटर तक के हो सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपन सेल के शेप का। तो सेल का जो शेप है वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। याद रखना ये इनकरेक्ट और करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स पूछता ना नीट, उसमें आया हुआ है कि सेल का जो शेप है वो हमेशा उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फंक्शन विच परफॉर्म्ड बाय द सेल। क्लियर। तो अपन बात करते हैं कुछ सेल्स के जो हमने एनसीईआरटी से देखे हैं, एनसीईआरटी ने हमें दे रखे हैं। पहले बात करते हैं आरबीसी का। तो इसका शेप है वो आपका राउंड एंड बाइकॉन की होती है। तो यूं ये राउंड होती है और वो दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं। ऐसे ऊपर गड्ढा होता है, नीचे गड्ढा होता है, और राउंड होती है। तो ऊपर से सरफेस कैसी है? कॉनकेव, और दिखने में कैसी है? राउंड। तो शेप कैसी होगी? राउंड एंड बाइकॉनकेव। फिर बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। तो आपका जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये अमीबोइड शेप होते हैं, यानी इरेगुलर शेप के होते हैं। अब वही बात फंक्शन की कि डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोसिस का काम करती है। बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो उसको क्या करेगी? इनगल्फ करेगी। अब डब्ल्यूबीसी अगर उसको इनगल्फ करेगी तो डब्ल्यूबीसी को उस पैथोजन के जैसा शेप लेना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू अगर पैथोजन की शेप ये राउंडेड है तो डब्ल्यूबीसी को ऐसा होना पड़ेगा। अगर उसकी शेप ऐसी है तो डब्ल्यूबीसी को ऐसा होना पड़ेगा, ताकि वो उसको फिट होके क्या कर सके? किल कर सके, ठीक है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का शेप है वो आपका इरेगुलर है। शेप कैसा है? इरेगुलर है। इरेगुलर बोलूं या अमीबोइड बोलूं, एक ही बात है ना। इरेगुलर बोलूं या अमीबोइड बोलूं। नेक्स्ट है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। ये आपके कॉलम्स के जैसे हैं। कॉलमनार का मतलब ही क्या है? कॉलम के जैसे। कॉलम कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड नेरो, ठीक है, लॉन्ग एंड नेरो। अगला आपका नर्व सेल। तो नर्व सेल का फंक्शन याद कीजिए भैया, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, पीएनएस से सीएनएस में पहुंचाना। तो ये आगे से ऐसे कैसे होती है? ब्रांच्ड होती है। इसे ब्रांच्ड होती है ताकि इंफॉर्मेशन को क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके, ठीक है। और इसका जो एक लंबा सा प्रोसेस है एक्सॉन, वो इंफॉर्मेशन को सीएनएस में पहुंचाएगा। तो ये आगे से कैसी है? ब्रांच्ड है ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, और लॉन्ग है ताकि इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करा सके। तो ये कैसी हो गई? ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। लॉन्ग, इलोंगेटेड का मतलब लॉन्ग, ठीक है। अगले हैं आपके ट्रेकिड्स। तो ट्रेकिड्स हैं आपके इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या हो गया? लंबे। और इसमें एक खास बात और देख रहे हो आप, टेपर्ड एंड है। टेपर्ड एंड का मतलब क्या हो गया? इसके एंड्स हैं वो क्या है? थोड़े संकरे हैं, थोड़े नेरोवर हैं, और मिडल पोर्शन है वो थोड़ा वाइडर है, ठीक है। तो मिडल से वाइडर है और एंड से स्मॉलर है, थिकर है, ठीक है। अगला है आपका मीजोफिल। तो मीजोफिल सेल सिंपल सा है भैया, राउंड और ओवल शेप्ड है, और ये आपकी जो लीफ होती है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल जानते हो लीफ में ही होता है ना, 10th क्लास में पढ़ लिया था तुमने। तो ठीक है भैया, ये हो गए सेल्स के शेप्स और उनके साइज।